हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हमारा करंट अफेयर सीरीज में भारत के अंदर के प्रमुख घटनाक्रम चल रहा था, तो जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा वो है उत्तर प्रदेश में अग्रणीय जो है क्या क्या है किस चीज़ में, वो उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री सम्मान निधि। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। सेकंड है 1.45 लाख करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान कर देश में अग्रणीय गन्ना एवं चीनी उत्पादन में लगातार तीसरी बार जो है उत्तर प्रदेश है। तीसरा पॉइंट जो है 42 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कर जो है उत्तर प्रदेश जो है देश में अग्रणीय स्थान पर आया है। चौथा पॉइंट है 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कर देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। पांचवा है 1.67 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर देश में अग्रणीय राज्य में उत्तर प्रदेश का स्थान आया है। नेक्स्ट है छठा पॉइंट 1.38 करोड़ को सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट सातवां है 5 नए एक्सप्रेसवे का एक साथ निर्माण प्रारंभ कर देश में अग्रणीय है उत्तर प्रदेश। 30 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ कर देश में प्रथम स्थान पर आया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों का वैश्विक पहचान दिलाने वाला राज्य में जो है वो उत्तर प्रदेश है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। खाद्यान्न गेहूं आलू हरी मटर आम आंवला और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश। तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। किसानों को देय अनुदान की डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक कोरोना जांच व टीकाकरण करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है कोरोना काल में सर्वाधिक खाद्यान्न वितरित करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। सैनिटाइजर एवं मास्क उत्पादन में देश में अग्रणीय राज्यों में उत्तर प्रदेश है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में देश में अग्रणीय है उत्तर प्रदेश। औद्योगिकरण के लिए भूमि उपलब्धता आवंटन में शीर्ष राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट जो है सभी पुलिस थानों में महिला हेल्थ डेस्क की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। अयोध्या दीपोत्सव ने स्थापित किया विश्व कीर्तिमान, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ई टेंडरिंग प्रणाली में सर्वोत्तम परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है। ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने में देश में अग्रणीय है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है ई संचालन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बना है। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली लागू करने में अग्रणीय राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ई संजीवनी पोर्टल से मरीजों का इलाज करने में अव्वल आया है उत्तर प्रदेश। अविरल और निर्मल गंगा के लिए पहली बार गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश बना देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी। नेक्स्ट है इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में यूपी प्रथम पुरस्कार मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के शीर्ष 2 राज्यों में शामिल हुआ है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो MI-17 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर MI-8/17 श्रृंखला का सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर MI-17 पांच दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें CDS बिपिन रावत सहित 14 लोग सवार थे। तो इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि यह घटना जो हुई थी वो 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी। मुख्य बिंदु हम लोग जानते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। इस दुर्घटना में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत का 11 सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई। दूसरा मुख्य बिंदु जो है ये दूसरा, जबकि देवरिया उत्तर प्रदेश के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है वो 15 अगस्त 2021 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। इनको वरुण सिंह जी को एकमात्र जीवित बचे थे, उनका भी 15 दिसंबर 2021 को जो है वो निधन हो गया, यानी लगभग एक हफ्ते बाद 6 दिन बाद इनका भी निधन हो गया था। नेक्स्ट बिंदु इसके अंतर्गत जो है वो है इससे पूर्व 2 जनवरी 2015 को बिपिन रावत का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ था, जिसमें वो बाल बच गए थे। नेक्स्ट है MI-17 5 हेलीकॉप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत है रूस द्वारा वर्ष 1975 में इसको निर्मित किया गया था। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने में सक्षम था। यह 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ने में सक्षम है। 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम, यानी लगभग 6 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम था यह हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है 1180 किलोमीटर दूरी एक बार उड़ने में सक्षम था यह हेलीकॉप्टर। 36 जवानों के साथ 4500 किलोग्राम भार के ढोने में सक्षम था। 60 से अधिक देशों में 12,000 से अधिक MI-17 श्रेणी के अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जा रहा था। भारत में MI-17 5 हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा रूस से समझौता किया गया था, उसी के अंतर्गत जो है ये हेलीकॉप्टर रूस से भारत ने लिया था। 1.3 अरब डॉलर लगभग 97.5 अरब रुपए में 80 हेलीकॉप्टर आपूर्ति पर सहमति बनी थी। वर्ष 2013 में पहली खेप व वर्ष 2018 में भारत को मिली थी इसको। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की सिफारिशें। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की क्या सिफारिशें हैं, क्या उसके मुख्य बिंदु हैं, ये हम लोग जानते हैं। अगस्त 2019 में केंद्र ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने तथा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है वो परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्य बिंदु इसकी क्या क्या है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें जो हैं वो 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी, यानी 7 सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। जम्मू में पहले 43 सीटें थी, पहले जम्मू में 43 जो पहले 37 थी, यानी यहाँ पे जम्मू में जो है वो 6 सीटें बढ़ेंगी और कश्मीर में 47 हो जाएंगी जो पहले 46 थी, यानी
कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त 24 सीटें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। परिसीमा किसी देश या राज्य में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा गया है। यह एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा गया है जिसे परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अनुच्छेद 82 के तहत जो है संसद विधि द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत जो है वो परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध करेगी। परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत किया गया है, जिसे संसद विधि द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत कर सकती है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। परिसीमन, नेक्स्ट पॉइंट है, परिसीमन आयोग का गठन अधिनियम 1952 में अधिनियमित था। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं परिसीमन आयोग का गठन जो है वो भारत में कब कब किया गया था। तो परिसीमन आयोग का गठन जो है 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार 1952, 1963, 1973, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद जो है वो परिसीमन नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी परिसीमन आयोग जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके आदेशों में एक अधिनियम की शक्ति होती है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी परिसीमन आयोग के जो प्रस्ताव होते हैं उसे किसी आयोग के समक्ष जो है वो न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है परिसीमन आयोग। किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य जो है वो परिसीमन है। दूसरा, विदित हो कि परिसीमन की प्रक्रिया स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय पैनल द्वारा की जाती है, जिसे परिसीमन आयोग के रूप में जाना जाता है। विदित हो कि परिसीमन आयोग के किसी आदेश पर किसी भी न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ध्यातव्य है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राज्यों में सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। यानी परिसीमन आयोग के गठन के प्रस्ताव के अनुरूप जो है राज्य में जो है वो सीटों की संख्या जो होती है वो घट और बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो है, भारतीय संविधान के अनुसार इसमें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण भी शामिल है। नेक्स्ट है, यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 2002 में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा जो है वो परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं परिसीमन आयोग का उद्देश्य क्या है। परिसीमन आयोग का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिसीमन आयोग की संरचना। अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होता है वो होता है, यानी अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और या CSC द्वारा नामित चुनाव आयुक्त होता है। थर्ड जो होगा, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में परिसीमन। जम्मू कश्मीर में परिसीमन कैसे हुआ, क्या निर्णय आया, उसका क्या प्रस्ताव, वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है,
पूर्व में जम्मू कश्मीर में परसिमन अभ्यास क्षेत्र की विशेष स्थिति के कारण देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग रहा है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, लोकसभा सीटों का परसिमन जब जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान द्वारा शासित था। लोकसभा सीटों का परसिमन तब जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान द्वारा शासित था, लेकिन विधानसभा सीटों का परसिमन जो है वो जम्मू कश्मीर संविधान और जम्मू कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 द्वारा अलग से शासित किया गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर ने अपना विशेष दर्जा खो दिया है और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत अपनी विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। इसके बाद 6 मार्च 2020 को केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और सांसद की सीटों को बनाने के लिए एक विशेष परसिमन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग जो जानेंगे, भारत में प्रयोग होने वाली कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन WHO से प्रमाणित। भारत में प्रयोग होने वाली कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को WHO ने मान्यता प्रदान कर दी है। कोविशील्ड को जनवरी 2021 में तथा कोवैक्सीन को 3 नवंबर 2021 को मान्यता प्रदान की गई। यानी कोविशील्ड को जनवरी में WHO से मान्यता प्राप्त हुई और कोवैक्सीन को 3 नवंबर 2021 को जो है वो WHO से मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट जो मुख्य बिंदु उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इमरजेंसी प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी है। दुनिया में अब तक 8 वैक्सीन WHO से मान्यता मिल चुकी है। विश्व के 17 देशों में पहले से ही इसे उपयोग की मंजूरी मिल चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार जो है, वैश्विक स्तर पर कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने से कई फायदे होंगे। WHO की मंजूरी मिलना देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसे अब पूरी दुनिया में पहचान मिल जाएगी। यानी कोविशील्ड को जो है WHO की मंजूरी के बाद जो है पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अभी तक ज़्यादातर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज लगाए जा रहे हैं। शुरुआत में ही सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई कोविशील्ड को WHO ने मान्यता दे दी थी। अब कोवैक्सीन को भी मान्यता मिल गई है। क्या होंगे फायदे इससे हम लोग देखते हैं। विदेश यात्रा में दिक्कत नहीं होगी। विदेश यात्रा में दिक्कत नहीं होगी। कोवैक्सीन लगवा चुके लोग अब कोवैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाकर आसानी से दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कर पाएंगे। दुनिया भर में होगी सप्लाई। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर तैयार किया है। यह देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। WHO से मान्यता मिलने के बाद अब बड़े पैमाने पर कोवैक्सीन की सप्लाई दुनिया भर में हो सकेगी, जिससे आर्थिक तौर पर भारत को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, विदेश में भी ट्रायल संभव है। कोवैक्सीन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अब भारत बायोटेक और ICMR दुनिया के अन्य देशों में भी ट्रायल कर सकेगा। WHO से मान्यता मिलने के बाद कोई भी देश आसानी से ट्रायल की मंजूरी दे सकेगा। नेक्स्ट है, विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर सकेंगे उत्पादन। विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर सकेंगे उत्पादन। WHO की मान्यता के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय दुनिया के बड़े वैक्सीन निर्माता व कोवैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी दे सकती है। इससे कोवैक्सीन का ज़्यादा उत्पादन होगा और दुनिया के बाकी देशों में आसानी से आपूर्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, विदेशी नीति मजबूत होगी। कोविशील्ड की तरह जब कोवैक्सीन को भी भारत सरकार ने अपने मित्र देशों को कोविशील्ड की तरह अब कोवैक्सीन को भी भारत सरकार अपने मित्र देशों को दे सकेगी। इससे भारत की विदेशी नीति में
इससे भारत की विदेशी नीति में मजबूती आएगी। अन्य देशों से भारत के रिश्ते भी अच्छे होंगे। WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन की डिमांड दुनिया में काफी ज्यादा है। सॉरी, इन 8 वैक्सीन को मिली है WHO की मंजूरी। फर्स्ट है मॉडर्ना, दूसरा है फाइजर बायोनोटेक, तीसरा है जॉनसन एंड जॉनसन, चौथा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका, पांचवा है कोविडशील्ड, छठा है साइनोफार्म, सतवां है साइनोवैक एवं आठवां है कोवैक्सीन। इन 8 वैक्सीनों को जो है वो WHO ने कोरोना के लिए मान्यता दी है। नेक्स्ट है हमारा अटल नवसंचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग। सरकार ने हाल ही में डिजिटल तरीके से अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग 2021 की घोषणा की है। रैंकिंग के मुताबिक केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में NIT मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष ARIIA में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी होकर 1438 संस्थानों तक पहुंच गई है। ARIIA रैंकिंग में निश्चित रूप से भारतीय संस्थानों को अपने परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी मानसिकता को फिर से उन्मुख करने और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगी। 2025 तक $5000 अरब की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगी। संस्थान को नवाचारों और अनुसंधान की गुणवत्ता पर उसकी मात्रा की तुलना में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह हमें सही मायने से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट जो है संस्थान पायदान और संस्थान फर्स्ट पे IIT मद्रास, सेकंड IIT बॉम्बे, थर्ड IIT दिल्ली, फोर्थ IIT कानपुर, फिफ्थ IIT रुड़की, सिक्स्थ IIS बेंगलुरु, सेवेंथ IIT हैदराबाद, एट्थ IIT खड़गपुर, नाइन्थ NIT कालीकट, टेंथ जो है वो मोतीलाल नेहरू NIT। अब हम लोग देखते हैं राज्य विश्वविद्यालय। फर्स्ट जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय, दूसरा जो है वो DTU दिल्ली, तीसरा NSUT दिल्ली, चौथा CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पांचवा AIHSHEW, छठा ICT महाराष्ट्र, सतवां GTU गुजरात, आठवां SP पुणे विश्वविद्यालय, नौवां गुजरात विश्वविद्यालय, 10वां पेरियार विश्वविद्यालय तमिलनाडु। शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रमुख पहलें क्या हैं हम लोग देखते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने हाल ही में शिक्षा पर्व पर शिक्षा क्षेत्र में कई पहल शुरू की है। इन पहलों के पीछे का उद्देश्य जो है वो हमारी शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिसका उद्देश्य युवाओं के भविष्य के लिए तैयार करना भी है। शिक्षा पर्व क्या है, इस बारे में हम लोग जानते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। यह शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नई पहलों पर भी प्रकाश डाला गया है। सेकेंड पॉइंट जो है, यह उत्सव न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता, समावेशी प्रथाओं और स्थिरता को सुधारने के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा।
इसकी थीम क्या थी? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया, ये इसकी थीम थी। कौन सी नई पहल शुरू की गई है इसके अंतर्गत? आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पीएम मोदी ने निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की है इसके अंतर्गत। नंबर 1, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश। दूसरा जो है इसके अंतर्गत है, डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश या शब्दकोश जो है DPWD यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के जो है कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 10,000 शब्द हैं। इसके साथ टॉकिंग बुक्स का भी विमोचन किया गया है। नेक्स्ट जो है CBSE का स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन ढांचा। SQAAF शिक्षा में असमानता को कम करने में मदद करेगा या विभिन्न आयामों के लिए एक सामान्य वैज्ञानिक ढांचे के अभाव की कमी को भी दूर करेगा। इन आयामों में पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन, समावेशी प्रथाएं और शासन प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट है निपुण भारत के लिए निष्ठा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य शिक्षकों को नई प्रणालियों और तकनीकों पर प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट है विद्यांजलि पोर्टल। विद्यांजलि पोर्टल के बारे में हम जो जानते हैं, इस पोर्टल का उपयोग जो है स्कूल के विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं, CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए किया जाता है। यह देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सबका प्रयास के साथ हासिल करने का मंच है। फिर है NDLR यानी नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर। यह विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बीच सुपर कनेक्ट के रूप में कार्य करेगा, ठीक उसी तरह जैसे UPI इंटरफेस ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। यह शिक्षा में असमानता को मिटाने और आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है इन पहलों के साथ पीएम ने निजी क्षेत्र में भी आगे आने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में योगदान देने का आग्रह किया है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र। भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं हम लोग देखते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया, जो देश के सभी ऊर्जा संस्थानों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। यह मानचित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। क्या है भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र? हम लोग जानते हैं GIS भू सतह पर अवस्थित से संबंधित डेटा को अधिकृत करने, संग्रहित करने, जांचने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर आधारित तंत्र है। GI तकनीक स्थानिक डेटा अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। GIS तकनीक स्थानिक डेटा अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, यह GIS मानचित्र देश के सभी ऊर्जा संस्थानों का समग्र विवरण प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कदम प्रारूप राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति के अनुरूप है। नेक्स्ट है, यह मानचित्र पारंपरिक विद्युत संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों तथा कोयला क्षेत्रों एवं कोयला ब्लॉकों जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों का चित्रण करता है तथा चित्रण करता है। साथ ही 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा, विद्युत संयंत्रों और अक्षय
ऊर्जा संस्थान क्षमता आदि का जिलेवार डेटा भी प्रस्तुत करता है। मानचित्र का महत्व क्या है तो वो हम लोग देखते हैं। ऊर्जा के सभी प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों और उनके परिवहन परिप्रेषण नेटवर्क की पहचान करेगा तथा उनका पता लगाएगा। विभिन्न संगठनों में वितरित ऊर्जा डेटा को एकीकृत करेगा और इसे समेकित व दृश्य रूप से आकर्षक चित्रात्मक तरीके से प्रस्तुत करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।